1 किलोवाट शक्ति द्वारा यदि 1 घंटे तक कार्य किया जाता है तो उसमें खर्च ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा कहलाती है। यह ऊर्जा की इकाई है, यानी कि 1 किलोवाट आवर जो है वो 1 यूनिट के बराबर भी कहा जाता है। कोणीय वेग की विमा क्या कहलाती है? कोणीय वेग मतलब एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वेलोसिटी बाई रेडियस होता है, यानी कि वेलोसिटी का यूनिट होता है एल, डायमेंशनल यूनिट होता है एल इंटू टी पे पावर -1, क्योंकि मीटर पर सेकेंड होता है और रेडियस को बोलते हैं मीटर, यानी कि एल। तो एल इंटू टी पे पावर -1 बाई एल, एल से एल की हो जाएगा एल पे पावर 0, तो हो जाएगा सिर्फ पर सेकेंड, यानी ओमेगा का जो आएगा वो आएगा एम पे पावर 0, एल पे पावर 0, टी पे पावर -1। त्वरण की इकाई क्या है? त्वरण की इकाई है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन को बोलते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण की एमकेएस प्रणाली में इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। सीजीएस प्रणाली में इसकी इकाई सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। त्वरण प्रति सेकेंड वेग में वृद्धि को कहते हैं। त्वरण वेग परिवर्तन बाई समयांतराल, यानी त्वरण बेसिकली होता क्या है? तो त्वरण होता है आपका एक्सीलरेशन बोल सकते हैं इसको। अल्फा इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी है मीटर पर सेकेंड और डेल्टा टी है सेकेंड, तो यहाँ से आपको एक्सीलरेशन निकल जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है एम पे पावर 0, एल पे पावर 1 और ए टी पे पावर -2। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होते हैं, 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। ये कैसे हुआ? तो 1 मीटर में, जैसे मेरे को पता है कि 1 मीटर में कितना, 1 किलोमीटर पूछ रहा है कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, 1000 मिलीमीटर होता है। और 1 मीटर में 1000 किलोमीटर होता है, 1000 किलोमीटर होता है। तो आप 1000 यहाँ पे एक किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। और 1000 मीटर में 1 मीटर में होता है आपको, 1 मीटर में होता है 1000 मिलीमीटर। तो 1000 मिलीमीटर, तो अब जब आप 1000 मिलीमीटर को 1000 मीटर से गुना कर देंगे तो आपको आ जाएगा 10 लाख मिलीमीटर। एक फेम्टो बराबर क्या होता है? तो एक फेम्टो बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। एस आई यूनिट में फेम्टो 10⁻⁻15 को दर्शाता है। इसको 1964 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। इसमें मीटर लगा देने पर यह फेम्टोमीटर हो जाता है, जिसका मान 10⁻⁻15 होता है। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है? तो 1 माइक्रोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू चूँकि 1 माइक्रोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। अगर सेंटीमीटर में पूछा है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। और आपको मिलीमीटर में बताना है तो ये हो जाएगा 0.001 मिलीमीटर। किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होते हैं प्रकाश वर्ष। किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई के प्रारूप में होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है, यानी कि 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो गति का नियमों का प्रतिपादन वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने किया था, यानी कि सी आंसर इसका बी आंसर सही है। सबसे पहले महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में गति विषय के 3 नियमों का प्रतिपादन अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में किया था। इसलिए इस वैज्ञानिक के समानार्थ इन नियमों को न्यूटन के गति विषय का नियम कहते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि का परिभाषा मिलती है? तो एक समान गति का। न्यूटन के गति का प्रथम नियम से यह व्यक्त करता है कि किसी वह बल के अभाव में वस्तु की गति या विश्राम अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात यह एक समान गति को भी व्यक्त करता है।
किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई वाह बल सक्रिय ना हो। यह न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम के अनुसार होता है, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के अनुसार। प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का गति विषयक कौन सा है? तो क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो यानी कि थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। ये न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम के अनुसार किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। द्वितीय नियम, जिससे हम लोग को फार्मूला भी मिला था F=ma, तथा तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया का सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। कालीन से धूल हटाते समय हम इसको अचानक झटका देते हैं अथवा छड़ी से पीटते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है विराम के जड़त्व में धूल अपना जड़त्व में अपना स्थान जमा लेती है तथा कालीन में धूल तभी हटती है जब कालीन में गति प्रदान की जाए। जब कालीन को अचानक झटका देते हैं तो कालीन गति की अवस्था में आ जाती है, लेकिन न्यूटन के प्रथम नियम से धूल के कण जड़त्व के कारण विराम की अवस्था में बने रहना चाहते हैं। अतः कालीन के गति में आते ही धूल के कण उससे अलग हो जाते हैं। किसने कहा है एक पिंड विराम अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि वह बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है? न्यूटन ने बताया कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगा और यदि स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसको न्यूटन का स्थैतिक जड़त्व कहते हैं। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। यह किस नियम का पालन करता है? न्यूटन के प्रथम नियम का। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपने स्थिति को बनाए रखना चाहती है। अतः अचानक ब्रेक लगने पर यात्री के शरीर का वह भाग जो गाड़ी के संपर्क में होता है विश्राम अवस्था को प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसकी ऊपरी भाग अपनी गति को बनाए रखना चाहता है। इसलिए बस के रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो प्रथम। गति का प्रथम नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। इसके अनुसार किसी वस्तु की स्थिति का दिशा में बिना किसी बाह्य बल का परिवर्तन नहीं हो सकता है। धन्यवाद।